एक ऐसा चुनाव जिसकी तैयारी हर प्लेयर पहले से कर चुका था। एक ऐसा चुनाव जो सिर्फ बिहार की सियासत पर असर नहीं डालेगा बल्कि दिल्ली तक की राजनीति अलग अलग तरीके से उसके हिचकोले भी नजर आएंगे और नए गठबंधन के तौर पर भी नजर आएंगे। एक ऐसा चुनाव जिसमें पिछले 25 बरस की राजनीतिक तौर तरीके, गठबंधन के तौर तरीके, सब कुछ बिल्कुल अलग मिजाज में 5 चरणों में यह चुनाव होने हैं। तारीखों को पहले समझ लीजिए कि ये 5 चरण के चुनाव में, हालांकि पहला नोटिफिकेशन तो 16 सितंबर को ही जारी हो जाएगा, लेकिन उसकी पहला वोटिंग जो होगी वो 12 अक्टूबर को 49 सीटों पर, दूसरा 16 अक्टूबर 32 सीटों पर, तीसरा 28 अक्टूबर को 50 सीटों पर, चौथा 1 नवंबर को 55 सीटों पर, पांचवा और आखिरी 5 नवंबर को 57 सीटों पर और 3 दिन बाद यानी 8 नवंबर को काउंटिंग होगी और 11 तारीख को दीपावली है। तो दीपावली सत्ता के नतीजों के साथ ही तय होगी कि कहां पर अंधियारा, कहां पर उजियारा आएगा और उसके साथ ही बिहार की सियासत दिल्ली की राजनीति पे कितना असर डालती है। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। लेकिन हम दोबारा उन परिस्थितियों में जरा लौटेंगे। एक चीज़ बताइए, हम सुने नेताओं की बात, संजय जी, ये बात बार बार आ रही है कि मंडल ने जो बिहार की राजनीति में छत्रपों को दिया, और छत्रप क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाएंगे भी, लेकिन बीजेपी ने कभी जातीय राजनीति को महत्व दिया नहीं। लेकिन बिहार में घुसने से पहले बीजेपी के अध्यक्ष को भी कहना पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर किस कास्ट के हैं, ओबीसी के हैं, किस रूप में आते हैं, किस, सब कुछ कहना पड़ा। ये सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र बहुत बार गोविंदाचार्य किया करते थे। जरूरत है, क्या लग रहा है कि पहली बार बिहार में बीजेपी का भी एक नया रूप देखने को मिलने वाला है? मुझे लगता नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। लोकसभा चुनाव के समय में बहुत चर्चा हुई कि लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने बिल्कुल विकास के मुद्दे पे जीता, लेकिन अगर आप सही मायने पे देखें तो उन राज्य बिहार में भी बीजेपी ने पहले बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश की। जब बड़ी पार्टी से गठबंधन उनका टूट गया नीतीश के साथ, तो उन्होंने 2 छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया और वो गठबंधन विकास के नाम पे नहीं है। दोनों पार्टियों का अगर स्वरूप देखें, उनके नेताओं को देखें, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बड़े विकास, एक ऐसे महापुरुष दिखाई पड़ते हैं जो विकास के नाम पे जिन्होंने आज तक राजनीति की। तो ये मान लेना कि बीजेपी पहली बार जाति के आधार पे छोटे छोटे ग्रुप से गठबंधन कर रही है, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि लोकसभा में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और दूसरी, मैं संजय की बात से पूरी तरह सहमत होता हुआ एक लाइन और जोड़ूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह दूसरे कई सूबों में आरएसएस के अपने काम के बदौलत जनाधार कायम किया, वैसा उसने बिहार में नहीं किया है। बिहार में उसके पास जो आज जनाधार है वो हिंदुत्ववादी जनाधार नहीं है, वो कांग्रेस का वो जनाधार है अपर कास्ट का, जो 1990 के बाद कांग्रेस से नाराज होकर अलग हुआ था और बाद के कांग्रेसी केंद्र की सरकारों के कई फैसलों से और नाराज हुआ। तो आज बिहार का अपर कास्ट का एक बड़ा तबका बीजेपी का आधार कहला रहा है। ठीक कह रहे हैं। और ये भी जात की एक राजनीति है, इसमें कोई एजेंडा विकास का नहीं है। ये आप ठीक कह रहे हैं। अब इसके काउंटर, एक मिनट हम जरा सुनाने भी जा रहे हैं क्या कहा गया नेताओं के जरिए। लेकिन लालू यादव जब आरएसएस पर अटैक करते हैं, सांप्रदायिकता का जिक्र करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो फिर अगर बीजेपी और आरएसएस ने अपने आप को वहां पर उस सोशल इंजीनियरिंग में ढाला हुआ है, तो फिर इसका मतलब क्या है, या से फायदा क्या होगा? क्योंकि लालू यादव इसी पर निर्भर करते हैं कि माइनॉरिटी वोट भी उनके पास आए। वो पूरी ताकत ये लगा रहे हैं कि यदि ऐसा ना हो कि वो अलग से हो, और नीतीश कुमार विकास के मुद्दे पर इसीलिए चल रहे हैं ताकि अपर कास्ट का भी यदि कोई वोट मिल सकता है। नहीं, इसका मतलब है कि धर्म और जातीय आधार पे ये पूरा चुनाव टिकेगा। बिल्कुल, और मुझे तो इसीलिए बार बार वो चेतावनी दे रहे हैं कि आप जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिस तरह से दंगे या उस तरह की गतिविधियों से बचें, क्योंकि उसके बाद पूरा ही वोट इकट्ठा हो जाएगा, तब जाति भी नहीं रहेगी। मंडल से निकले हुए नेताओं की प्रतिक्रिया इस चुनाव के मद्देनजर जरा सुनते हैं। उससे पहले हमारे साथ हैं जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव जी। शरद जी, 5 चरणों में चुनाव की घोषणा कर दी है चुनाव आयोग ने। दिवाली से पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे 5 चरणों? मैं इसका स्वागत करता हूं, और जो वो कह रहे हैं चुनाव आयोग, वो उसी रास्ते पर मजबूती से चले हैं। धीरे धीरे जो चुनाव आयोग का रुतबा है वो घट रहा है। पिछले चुनाव में मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ, तो उस पर मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जैसा एक रुतबा चुनाव आयोग का था वो घट रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री के हर बूथ पर आदमी को लगाएंगे और देखना है पूरा होता कि नहीं होता। लेकिन ये
चुनाव की जो घोषणा हुई है उसको मैं स्वागत करता हूं और ये चुनाव देश की कौन राह जाएगा, कौन रास्ते जाएगा, ये तय करेगा। बिल्कुल आपकी बात जो है शरद जी, अलग अलग गठबंधन देखने को मिल रहे हैं। इस बात पे भी सवाल खड़े हो रहे थे अब तक कि आप लोगों ने किस तरह से लालू यादव के साथ हाथ मिलाया है। आपको लगता है ये पूरा जो प्रचार एनडीए की तरफ से किया जा रहा है, नेगेटिव प्रचार, उसको देश की जनता, खासकर बिहार की जनता कुछ समझेगी? ऐसा है ना कि जो सारे प्रचार हैं, दुष्प्रचार हैं, उसका सबका जवाब दिया जाएगा। बिहार जो है वहाँ पार्टी आज की नहीं है। समाजवादी और किसानों का जो आंदोलन है वो सबसे ज़्यादा गहरा वहीं है और वहाँ पार्टी पिछले चुनाव में 2 हिस्सों में थी। एक ही पार्टी के 2 हिस्से थे, जेडीयू और आरजेडी, उसी बीच में से ये जीते हैं। अब वो जनता गोलबंद है, नेता ही नहीं, लोग, जनता गोलबंद है। उसमें कोई किसी तरह की तकड़म जो है वो उसका जनता जवाब देगी। शरद जी, जिस तरह से हम एनडीए में भी देख रहे हैं, रामविलास पासवान अलग सुर में बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी उन पर हमला कर रहे हैं, एनडीए में भी बिखराव दिखाई दे रहा है। हालांकि एकजुट करने की सलाह अमित शाह ने उन्हें दी थी। आपको लगता है कि इसको आप लोग मुद्दा बनाएंगे आने वाले दिनों में? मुद्दा की बात नहीं, मुद्दा है हमने तो अपनी सीट बांट दी, लेकिन एनडीए जो है वो मीटिंग और रैली करने में लगा है, लेकिन अभी उसके पास बहुत ज़्यादा, काफ़ी बड़ा कुनबा हमारे यहीं से ले गए, वो हमारे यहीं से गए सब। जो आरोप लालू ने लगाए वो वाकई गंभीर है, लेकिन उन सब के मद्देनजर केंद्र सरकार के मंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल ये कितने बेबुनियाद आरोप हैं। और दूसरी तरफ हम जिक्र कांग्रेस का कर रहे थे। कांग्रेस को पिछले चुनाव में भी 8.38% वोट मिले थे, हालांकि सीटें उसे सिर्फ 4 ही मिल पाई थी। हालांकि सभी सीटों पर उसने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था। और एक पूरी परंपरा अगर देखें पिछले 25 बरस के राजनीतिक तौर तरीकों में, तो कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक रहा है। इसीलिए कांग्रेस अपने बूते नहीं जीत सकती है, लेकिन किसी के साथ खड़े हो तो कुछ लाभ उसे मिलता है। इस गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ वह भी आकर खड़ी हो गई है। शकील अहमद का क्या कहना है, कुमार विक्रांत, जरा पूछा जाए। बिहार चुनावों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ है कांग्रेस के महासचिव शकील अहमद साहब। शकील साहब, 5 चरणों में चुनाव है, 40 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जनतंत्र में चुनाव सबसे आसान तरीका है। जनता की जो भावना होती है उसको व्यक्त करने के लिए ये समय पर चुनाव हो रहा है। हम चाहते थे कि चुनाव कम चरणों में हो, मगर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, इलेक्शन कमीशन ने अपने विवेक में फैसला किया है। हम पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि मोदी जी ने जो गठबंधन बनाया है बिहार में, तो स्वाभाविक रूप से वो एक तरह से कोई नीति और सिद्धांत का गठबंधन नहीं है। ये सत्ता की लालच में साथ आए हुए लोग हैं, इनको निराशा होगी बिहार से। बिहार चुनाव के महागठबंधन, आप अपने गठबंधन की बात कीजिए। एनसीपी अलग हो गई, मुलायम सिंह यादव आखिरी मौके पे चले गए, तो बिखरा हुआ कुनबा नहीं है क्या वहाँ पर खुद आपका? और कहा जा रहा है कि नीतीश और लालू के जो सपोर्टर है वो भी साथ नहीं आ रहे। नहीं, देखिए, 3 मुख्य दल जो बिहार में जिनका मजबूत आधार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी, कांग्रेस और लालू जी की पार्टी, स्वाभाविक रूप से हम लोग चाहते थे कि वो भी अलायंस में रहें। उसमें कहीं कोई हम लोगों की तरफ से दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनका आपसी नुकसान होगा। तो कांग्रेस अपनी जगह पर है, लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है कि अब से कुछ देर पहले जीतन राम मांझी के साथ अनंत कुमार की बातचीत हो रही है, उसके बाद अब रामविलास पासवान से होगी। तो दूसरी तरफ का जो गठबंधन है उसमें भी सीट, और किस सीट पर कौन उम्मीदवार खड़ा हो, किसे मौका मिले, इसको लेकर भी अब तालमेल बीजेपी को बैठाना है। क्योंकि इससे पहले बिहार में वह भी 102 सीट से ज़्यादा जगहों पर चुनाव लड़ नहीं पाई। बाकी जगहों पर उसे नए उम्मीदवार भी खोजने और गठबंधन को एक नए रूप में तय भी करना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। जीतन राम मांझी दरअसल मुलाकात करने अनंत कुमार
के पास पहुंचे थे। अनंत कुमार प्रभारी हैं बिहार चुनाव के मद्देनजर, और जिस तरीके से टकराव हुआ है रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर, उसको लेकर कहीं एक स्थिति बिगड़ी है बीजेपी गठबंधन के भीतर में। और एनडीए के भीतर एक सवाल अब यह भी है कि अगर वाकई दलित अति दलित वोट किसी रूप में अगर बट जाता है इन दो नेताओं की वजह से, तो फिर मुश्किल होगी, और इस मुश्किल का लाभ उठाने से नीतीश कुमार और लालू यादव चूकेंगे नहीं। अब लेकिन जब बातचीत हुई है तो उन्होंने स्थिति को संभाला है और अब कहा है कि पासवान बड़े भाई हैं। पासवान, रामविलास पासवान को लेकर उन्होंने जो बात इससे पहले कही थी उसमें कहा था कि वह नेता नहीं परिवार चलाने वाले शख्स हैं, और अनंत कुमार से मुलाकात के बाद ये बयान दिया गया है। और ध्यान दें तो अनंत कुमार की मुलाकात अब कुछ देर के बाद रामविलास पासवान से भी होनी है, और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जो कि पार्टी में इस वक्त बिहार चुनाव के प्रभारी के तौर पर सारी चीज़ों को निर्णय ले रहे हैं, उन्होंने बड़े सधे स्थिति में अपने बयान को इस बात को लेकर दिया कि दरअसल मांझी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो कह नहीं सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि वह इस स्थिति को समझ रहे हैं कि कहीं कुछ इस गठबंधन के भीतर गड़बड़ी ना हो जाए। तो मांझी संभले हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अब पासवान भी संभलेंगे, यह भी माना जाए, क्योंकि पासवान की भी मुलाकात होनी है। लेकिन उसके बाद दूसरा सवाल ये आएगा कि मांझी के जिन उम्मीदवारों को लेकर पासवान को आपत्ति रही है, वो उससे पहले रामविलास पासवान की पार्टी के विधायक थे, वो लोग अब मांझी के साथ हैं, और यही उलझन सबसे बड़ी थी कि वह कल तक उनका विरोध कर रहे थे, अब उनके साथ खड़ा होना होगा। सीटों को लेकर बैठक कल होगी, और आज शाम में जो पासवान की मुलाकात होनी अनंत कुमार में, उसमें यही बात सहेजी जाएगी कि आप झगड़ा ना कीजिए, सबको मिल के लड़ना है, और टारगेट जो सामने नजर आ रहा है वो सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ राजदीप भी जो, राजदीप, मांझी को समझा दिया गया है, पासवान भी समझ जाएंगे। बिल्कुल समझेंगे। देखिए, ये चुनाव जो है इसमें मांझी और रामविलास पासवान एट बेस्ट आप कह सकते हैं सपोर्टिंग एक्टर हैं, इनका कोई मेन रोल बिल्कुल नहीं है। और मैं प्रसून देख रहा हूं इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में जो पिछले साल में हुए थे, उनमें कई समानताएं। इसी तरह से जो छोटे छोटे दल थे, अमित शाह ने उनको जोड़ दिया था एक तरह से, और इसी तरह से मुझे लगता है ये 1-2%, 3% जो वोट आएगा उसका उनको जरूर फायदा होगा। मांझी कर क्या सकते हैं, कितने सीट ज्यादा मांग सकते हैं, पासवान कितने सीट ज्यादा मांग सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। जितने भी कार्ड्स आज है सब हाथ में है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के। ये गठबंधन जो है बीजेपी का, ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट गठबंधन है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, लालू जो हैं और कांग्रेस जो है, वहां जो सीटों में बंटवारा होगा वहां मुझे लगता है और दिक्कत और मशक्कत होगी, क्योंकि हर सीट में आपको कास्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पर सीटें देनी पड़ेगी। कई स्थितियां नई बन रही है। एक वक्त गोविंदाचार्य कहा करते थे सोशल इंजीनियरिंग अपनाना होगा, संघ को भी कहते थे। बीजेपी क्या उस सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते चलकर अब मंडल के जरिए पैदा हुए छत्रपों के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी, या फिर कमंडल और कहीं आरएसएस और सांप्रदायिकता का जिक्र कर, जिसका लालू यादव जिक्र कर रहे हैं, उसी स्थिति में बीजेपी को लाकर खड़ा कर देगी? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।